नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए आप जान रहे हैं कि लगातार आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं और इन क्वेश्चंस में इस समय मैं आपको केमिकल फार्मूले से वाकिफ करा रहा हूं, यानी कि केमिकल फार्मूला जो आ सकते हैं पेपर में, मदद कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पर अब हम लोग फार्मूले की पूरी टेबल पर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आगे कंटिन्यू किया, केमिकल जो बॉन्डिंग था, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था और आपका आइडियल यानी गैसियस जो स्टेट ऑफ मैटर है उसका भी आपको फार्मूला दिया। और अब मैं फार्मूला आज आपको देने जा रहा हूँ किस चीज का, नोट कर लीजिए आज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये भी गैसेस स्टेट का ही है लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसका अपना, इसको नोट करेंगे और ये सब आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि अगर हम ये कहें आपसे कि काइनेटिक गैस इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन पीबी इज इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर होता है, या फिर इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर भी बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, तो इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो फिर बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। अब देखिए आपके सामने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, डेंसिटी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन सभी के लिए आपको म्यू, एल और के से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है। और म्यू इज इक्वल टू 3pv/m होता है, म्यू इज इक्वल टू 3RT/m होता है, म्यू इज इक्वल टू 3p/l होता है। तो कहने का तात्पर्य, रो भी बोलते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ द गैस रो भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, दोनों है, एल नहीं है, ये रो है। तो रो को पूरा ऐसे बना लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि पीबी इज इक्वल टू आर टी होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको नोट किया होगा आपने, पीबी इज इक्वल टू आर टी से रिप्लेस किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि ये पीएम भाई, ये डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम आपका ये है, उल्टा लिखा हुआ है, तो यानी कि इसको यहाँ पर नीचे रो लगा दिया गया है, तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट आपको दिया गया है। तो नोट करिए इन फार्मूले को। और यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर है, आर गैस कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर एन हो गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट, यानी कि आगे फार्मूले को 3kT/m भी लिखा जाता है, क्योंकि आरटी को केटी भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/3 mv², हाफ mv², जिसे आप बोलते हो वही है। और यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो फिर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए, म्यू इज इक्वल टू c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से निकालिए। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी जो है v1 प्लस v2 ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूले थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए। अब नोट कर लीजिए आप, थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले धुआंधार फार्मूले हैं और ये पेपर में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो बच्चों बिल्कुल देर मत करिए मेरे लालों, और खट से आप इसको याद कर लीजिए, समझ गए। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप खट से इन फार्मूलों को अपने पास नोट करो, जिससे कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप कैसे इन फार्मूले को याद करोगे। चलिए नोट कर लीजिए। नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर मान लीजिए डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। और अगर यही आप डब्ल्यू वर्क है ना, वर्क डन निकालते हो, अगर वर्क डन निकालते हो, और ये वर्क डन तब है जब हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। यहाँ पर इरिवर्सिबल लिख लीजिए, तो -p(v2 - v1), जिसे -p डेल्टा v के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इस फार्मूले को कहीं भी यूज कर सकते हो जहां पर ये पूछा जाए, है ना। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इसे आप बिल्कुल याद रखें। तो ये फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का याद कर लीजिए। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज और भी आपको नोट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो क्या है कि आपने हीट कैपेसिटी का नाम सुना होगा। तो हीट कैपेसिटी यहाँ पर C है, और अगर आप चाहें तो CV भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा E इंटरनल एनर्जी है, और डेल्टा T यानी कि राइजिंग टेम्परेचर बोला जा रहा है। और M क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोलर मास है। और M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन। ये सब चीजें यहाँ पर नोट कर दी गई हैं। यहाँ डेल्टा T आप लिख लीजिए, कैपिटल T बना लो, मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा, कैपिटल T आपको ज्यादा याद रहेगा।
तो इस तरीके से फार्मूले को ध्यान दीजिए, वो x नहीं है, मल्टीप्लाई है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। अगर वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है तो फिर W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT V2 अपॉन V1। साइन यहाँ पर माइनस जरूर लगा लीजिए, जो आपके काम आएगा। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 भी लिखा जाता है, क्योंकि P1 B1 इज इक्वल टू हो जाता है आपका P2 B2 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, है ना। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ सिस्टम की बात करें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा E प्लस NGRT। यहाँ पर डेल्टा NG बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है निकालना, और ये नंबर ऑफ द गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है, यानी कि गैसियस ही कंसीडर करेंगे, बाकी से हटा देंगे। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अगर निकालना पड़ जाए तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी निकलती है, और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, रिवर्सिबल है ये रिवर्सिबल है, अपॉन टी है। यहाँ पर डेल्टा एस क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.303 एन आर, और टी से टी कैंसिल कर दीजिए तो लॉग V2 अपॉन V1 हो जाएगा। इस फार्मूले को भी आप पढ़ लीजिएगा, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला बहुत पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चन भी खूब आते हैं, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पर भी खूब क्वेश्चंस आते हैं। चाहे तो पेपर उठाइए आप, IIT का उठाइए, जेई मेन और एडवांस दोनों में इस पे क्वेश्चन आएगा, और इस पे तो 100% आता ही है। चाहे नीट का परीक्षा हो, चाहे जेई की परीक्षा हो, चाहे आपकी परीक्षा यानी कि एडवांस को हो, इनमें सभी में क्वेश्चंस आपको मिलना लगभग और लगभग तय है। और वो क्वेश्चन कैसे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं जरा बॉक्स बना लेता हूँ। यानी डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर पूछ ली गई है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस माना जाता है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस माना जाता है ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग के सी भी बोलते हैं। इस तरीके के फार्मूले को भी हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। बाकी के सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा जी है क्या एक्चुअली में, ये यूजफुल वर्क है। डेल्टा जी इज द यूजफुल वर्क भी बोला जाता है। हेस लॉ आप जानते हैं, टोटल हीट शुड बी कांस्टेंट आइदर प्रोसेस कंप्लीट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। तो ये फार्मूला याद रखिए। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के भी फार्मूले, ये नीट में इस पर लगभग और लगभग क्वेश्चन रखा मिलता है। यहाँ पर कोई दोहराय नहीं है कि आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। जो बच्चे नीट के हैं वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी और डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी पढ़ के जाते हैं। रिएक्शन अगर आपने ये ले रखी है, अगर मैं इसको बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। ए मोल ए के लिए जाते हैं, बी मोल बी के लिए जाते हैं, और सी मोल सी के लिए जाते हैं, जबकि डी मोल डी के लिए जाते हैं। तभी ये फार्मूला बनता है। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन जो होता है वो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो Kp जो है वो Kc के बराबर हो जाता है, और अगर डेल्टा एन की वैल्यू मोर देन 1 हो जाए, मोर देन 1 का मतलब 0 हो जाए, 0 से ज्यादा अगर आती है तो फिर मान के चलिए 1 का मतलब मोर देन 0 कर दीजिए, और मोर देन 0 जब करोगे आप मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाओगे वैल्यू को, तो फिर ये Kp बढ़ जाएगा, यानी Kp की वैल्यू ज्यादा आएगी Kc के कंपैरिजन में। और जब डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब है अब Kc ज्यादा हो जाएगा Kp के कंपैरिजन में, मतलब Kp कम हो जाएगा Kc के कंपैरिजन में। यहाँ Kc इज इक्वल टू सी ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कहलाता है। Kc इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको सी अल्फा स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 मान करके नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अल्फा इज इक्वल टू के सी अपॉन सी भी लिखा जाता है। इस फार्मूले को भी ध्यान दें, या के प्लस मतलब एक नॉर्मल वे में है, वो फार्मूले आपको लिखे हुए हैं। तो अगर आप इन फार्मूले को नोट कर रहे हैं, के एस पी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये नीट में 100% आता है। ध्यान दीजिए, 100% ये क्वेश्चन आता है। यहाँ के एस पी इज इक्वल टू 4s क्यूब हो जाता है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन। pH इज इक्वल टू एच न्यूट्रल है, अगर pH मोर देन 7 है बेसिक है, लेस देन है तो एसिडिक है। pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, ये न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। ये हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन को तो आप ऐसे नोट कर लो कि बस समझ लो रखी है। ये 100% हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन आपको मिलेगी। pH इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाता है, और pH अगर पी ओ एच मैंने बेस की बात करते हैं, यानी पी ओ एच पी एच निकालनी बेस की, तो पी के बी
प्लस यहाँ पर पीओएच कर लिए, पीओएच इज इक्वल टू पे केबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता है, और पीएच निकालना पड़े तो फिर 14 में से ये वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएंगे। बफर कैपेसिटी n अपॉन डेल्टा पीएच होता है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो KH इज इक्वल टू हो जाता है KW अपॉन K होता है। सबसे ज्यादा फार्मूले आपको इसी चैप्टर में दिखाई देंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH अपॉन C होता है, और यहाँ KW अपॉन K इंटू C होता है। इस फार्मूले को ध्यान रखना, और ये फार्मूला पीएच के टर्म में भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आता है तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में KH इज इक्वल टू KW अपॉन K भी लेंगे, यहाँ KW KB इंटू C आ जाएगा, और यहाँ पर PH इज इक्वल टू माइन लॉग हाफ बाहर ले लिए, लॉग KW, इनका मतलब ओवरऑल लॉग लेना है, और लॉग लेकर के वैल्यू आपको लिख देनी है। रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे हाफ लाइफ अक्सर पूछ ही दिया जाता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू dN अपॉन dt, Kn के बराबर होता है। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के होता है। यहाँ पर एवरेज टाइम या एवरेज लाइफ भी बोलते हैं 1 अपॉन के, या लैम्डा भी कुछ जगह लिखा रहता है, यानी कि 1.44 इंटू हाफ लाइफ हो जाता है। इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा। एन अपॉन एन नॉट, ये एक ऐसा ट्रिकी फार्मूला है जो बहुत सारी कैलकुलेशन में मदद करता है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द हाफ लाइफ हो जाता है, एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ की पावर एन हो जाता है, एन इज इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और अमाउंट लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर n अपॉन 2 की पावर, यानी कितना अमाउंट बचा है तो इनिशियल जो अमाउंट है उसको 2 की पावर n से डिवाइड कर दीजिए, n निकाल दीजिए ऊपर वाले फार्मूले की मदद से, और वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये आपको पता लग जाएगा। यूनिट भी ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि कभी कभी नीट में यूनिट पूछ लेते हैं, और यूनिट बड़ा जब पूछते हैं तो ये तो याद ही होना चाहिए ना। तो फिर क्यूरी किसके बराबर होती है, क्यूरी 1, क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 होता है ना। और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो ही गया। उसके बाद रदरफोर्ड 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो जाता है। इस तरीके से पूरे फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, और ये वैल्यू आपसे मदद करेगी एग्जामिनेशन में। वीक एसिड वीक बेस के लिए ये फार्मूला कायदे में ऊपर लिखा होना चाहिए, यहाँ लिख गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस फार्मूले को आयनिक इक्विलिब्रियम वाले इससे ऊपर रेडियो एक्टिविटी से ऊपर ऐड कर दीजिएगा जब पेन कॉपी से आप बना रहे हो तो। यूनिट आपको पता ही है सभी, टेम्परेचर किस में नापा जाता है। ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो फिर आप इस नंबर को व्हाट्सएप पर जोड़ लीजिए, यानी ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप पर जुड़ जाइए, मैं आपको जोड़ दूंगा। और अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर आप मान के चलिएगा इस नंबर से आपको जुड़ना पड़ेगा। और ये नंबर आपका किस पर है, ये व्हाट्सएप पर है। मैं आपको लिंक व्हाट्सएप का लगा दे रहा हूँ, पीडीएफ वहीं से उठा लीजिएगा, आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगी, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे कि आपकी नीट और जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी चल सके, जिससे आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ऐसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और दूसरे दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फट से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।